मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित गज़ल विधा में लिखी हुई पाठ की समीक्षा करते हैं और संदर्भ देखते हैं। इससे पहले हम दुष्यंत कुमार का जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। दुष्यंत का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। इनका जन्म 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के गांव राजपुर नवादा में हुआ था। उनका पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने आकाशवाणी भोपाल में सहायक निर्माता के रूप में कार्य शुरू किया था। प्रारंभ में वे परदेसी के नाम से लिखा करते थे, किंतु बाद में वे अपने ही नाम से लिखने लगे। वे साहित्य की कई विधाओं में लेखन करते थे। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे, जिनमें सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दूरी जिंदगी सम्मिलित है। उन्होंने एक मसीहा मर गया नामक नाटक भी लिखा। इसके अलावा काव्य नाटक एक कंठ विष पाई की भी रचना की। कई लघु कथाएं भी लिखी। उनके संग्रह का नाम मन के कोण है। उनका गज़ल संग्रह साए में धूप बहुत लोकप्रिय हुआ था। हिंदी में भी उस समय अज्ञे तथा गजानन माधव मुक्तिबोध की कठिन कविताओं का बोलबाला था। उस समय आम आदमी के लिए नागार्जुन तथा धूमिल जैसे कुछ कवि ही बच गए थे। ऐसे वक्त में दुष्यंत कुमार अपनी बेजोड़ गजलकारी से पूरे देश में मशहूर हुए। निदा फाजली उनके बारे में लिखते हैं कि दुष्यंत की नज़र उनके युग की नई पीढ़ी के गुस्से और नाराजगी से सजीव बनी है। यह गुस्सा और नाराजगी उस अन्याय और राजनीति के कुकर्मों के खिलाफ नए तेवरों की आवाज़ थी, जो समाज में मध्यवर्गीय झूठेपन की जगह पिछड़े वर्ग की मेहनत और दया की नुमाइंदगी करती है। अब हम देखते हैं हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस गज़ल को पढ़ते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस शेर के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये शेर दुष्यंत कुमार जी की एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध गज़ल से लिया गया है। यह गज़ल देश की राजनीतिक कुरीतियों और भ्रष्टाचार से बदहाल आम जनता के दुख को समझने और उसमें क्रांति लाने के उद्देश्य से लिखी गई थी। इस शेर के माध्यम से दुष्यंत जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार से जनता के हृदय के अंदर जो दुख और पीड़ा पनप रही है, वो अंदर ही दबी दबी बढ़ती जा रही है। ये पीड़ा इतनी बढ़ गई है कि इसने एक पहाड़ का रूप धारण कर लिया है। दुष्यंत जी चाहते हैं कि अब ये दुख रूपी पहाड़ पिघलना चाहिए, ताकि वह दुख व्यक्त हो सके और एक समाधान की तरह उन्मुख हो सके, कोई रास्ता निकल सके। इसके बाद दुष्यंत जी हिमालय और गंगा का दृष्टांत देते हुए कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इसका अर्थ ये है, या संदर्भ हम बोले तो ये है कि इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। जिस प्रकार से गंगा तेज वेग से बहती हुई अपने प्रबल धारा से आसपास की सारी गंदगी को बहा ले जाती है, उसी प्रकार से जनता के दुख से बने हिमालय से एक ऐसी क्रांति रूपी गंगा बहे, जो अपने प्रबल और तेज बहाव में समाज और राजनीति की सब कुरीतियों और बुराइयों को बहा ले जाए और समाज को फिर से पवित्र कर दे। यहाँ पर ये गौर करने की बात है कि दुखों के पर्वतों की तुलना सबसे ऊंचे पर्वत अर्थात हिमालय से की गई है। ये चीज़ इशारा करती है कि जनता में किस प्रकार दुख और पीड़ा भर गई है, यानी दुख और पीड़ा का एक पहाड़ बन गया है, वो भी इतना ऊंचा पहाड़ जैसे हिमालय। जिस समय दुष्यंत कुमार ने यह गज़ल लिखी, उस समय का काल था आज़ादी के बाद का काल, जब आम जनता के मन से आज़ादी के बाद मिलने वाले सुखों का भ्रम टूट गया था और वह दुखी त्रस्त थी।
उसके सामने कुछ भी करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था, तो उनकी आवाज़ें इन कवियों की वाणी में आ रही थी। आम जनता के दुख दर्द पर यह जैसे मरहम का काम कर रही थी। आगे हम पढ़ते हैं, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार ने प्रतीकात्मक शैली में अपनी बात कही है कि अब जनता के विद्रोह से दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, यानी थोड़ी सी इसमें कंपन आ रही है पर्दों की तरह। जबकि मैंने यह शर्त लगाई थी कि यह तुम्हारे विद्रोह से दीवारें हिल जाएंगी, यानी थोड़ी थोड़ी आवाज़ यह निकल रही है विद्रोह की, और इससे ज़्यादा कुछ परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है। इस आवाज़ को कवि चाहते हैं कि वह इतनी जोर से निकले कि ये शोषण की बुनियादें उखड़ कर गिर जाए, दीवारों की तरह बुनियाद हिल जाए इन शोषणों की। यानी वे जनता से यह उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी विरोध की आवाज़ और तेज हो, उनका विरोध और ज़्यादा तेज हो, शोषण के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, अनाचार के विरुद्ध। इस तरह से वे कहते हैं कि यह तुम्हारे विद्रोह से दीवारें हिल जाएंगी, यानी शोषण की जड़ें हिल जाएंगी, यह सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वे जनता को संकेत करके कह रहे हैं तुम्हारी विद्रोह इतना तेज होना चाहिए कि यह दीवारें उखड़ कर गिर जाएं, और इन दीवारों पर जब प्रहार होगा तभी ये दीवारें गिरेंगी। यानी यहाँ पर ज़्यादा महत्व रखता है आम जनता की आवाज़, जिसमें इतनी शक्ति हो, उखाड़ कर फेंक सके। आगे हम देखते हैं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आगे दुष्यंत कहते हैं कि इस गजल को लिखना या इन लाइनों को लिखने का मकसद सिर्फ हंगामा करना नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि पूरे जड़ से ये परिवर्तन हो। सिर्फ शोर शराबे के लिए या वाहवाही के लिए मैं यह लिखना नहीं चाहता या ध्यान खींचना नहीं चाहता हूँ, बल्कि परिवर्तन के लिए मैंने ये लिखा है। मेरा मकसद परिवर्तन है। यह स्थितियाँ जो बनी हुई है उसमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। इसलिए वे कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि अब यह स्थिति बदल जानी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। लाश कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आम जनता जो अब लाश की तरह हो गई है, जिसमें कोई सुगबुगाहट नहीं है, उसमें कोई भावना नहीं बची है, अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की भी उसमें ताकत नहीं बची है, जो लाश की तरह हो गई है। अब वो लाशें विरोध में उनके हाथ उठे होने चाहिए, हर गली में, हर सड़क में, हर गांव में, हर नगर में। ये लोग जो मुर्दे हो गए हैं उन्हें भी व्यवस्था का विरोध हाथ उठाकर जरूर करना चाहिए, तभी सारा समाज जागृत होगा। और आगे वे कहते हैं कि आग मेरे सीने में हो या तेरे सीने में, कहीं भी हो, पर यह आग जलनी चाहिए। यानी यह उद्देश्य, जो विरोध की जो आवाज़ है, वो या तो मेरे सीने में हो या तेरे सीने में हो, वो आवाज़ उठनी चाहिए। हर किसी को, चाहे वह बोलकर या मौन रहकर विरोध करे, उसे विरोध करना है। तो दुष्यंत कुमार की यह आवाज़, ये जनता की आवाज़ थी। वे जनता को जागृत करना चाहते थे, वे व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते थे। वह व्यवस्था जो आम जनता के सपनों को कुचलकर अपने महलों को बना रही थी, जहाँ पर आम जनता आज त्रस्त हो गई थी, उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं था। वहाँ पर कवि ही होता है जो अपनी कलम उठा लेता है और उनकी आवाज़ बन जाता है। और इस तरह कवियों का रोल समाज की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा होता है। कवि भी समाज से प्रभावित होते हैं और समाज भी कवियों की वाणी से प्रभावित होता है, उनमें जोश जगाने का, एक प्राण भरने का काम करता है। तो यह गजल आम लोगों में प्राण भरने का ही काम करती है, और जिस समय ये लिखा गया था अवश्य इसका प्रभाव समाज पर पड़ा होगा। और वह समय ही नहीं था, इसके मायने बहुत बार बदल जाते हैं। गजल वही रहती है, कविता वही रहती है, पर समय के अनुसार उसके परिदृश्य बदल जाते हैं। आज भी यह समय आ गया है जो कुछ पड़ोसी देशों के अत्याचार के खिलाफ हमारे देश को, हमारे भारत को भी अब अपने नजरिए को स्पष्ट कर देना चाहिए। और बार बार दूसरों के द्वारा अनचाहा वार हमारे ऊपर होता है, इसका विरोध हमारे देश को इस तरह से करना चाहिए कि फिर कोई दुश्मन इतने हल्के में ना ले, और जब तक
हमें आंखें ना दिखलाए। तो आज के संदर्भ में भी यह गज़ल काफ़ी मायने रखती है और यही चीज़ आज भी होनी चाहिए कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करना है। अब यह पर्दे की तरह विरोध नहीं हिलेगा, बल्कि जड़ से उखाड़ कर फेंक देने होंगे। इसके साथ ही हमने आज यह समीक्षा की अपने तरीके से। आपको ये अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।